स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम वैद्युत धारा में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र का निगमन क्या है, परिभाषा क्या है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, तो पहले जो है कुछ माना लिखा जाएगा, माना के बारे में समझेंगे। तो चालक का प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं, तो चालक का प्रतिरोध R से प्रदर्शित करते हैं। तो चालक का प्रतिरोध R की ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, मतलब जब प्रतिरोध का ताप बढ़ता है तो यहाँ ताप बढ़ाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। यदि T डिग्री सेल्सियस मतलब T डिग्री सेल्सियस ताप पे प्रतिरोध क्या होगा, RT। जब T है तो यहाँ RT हो जाएगा, तथा 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध क्या होगा, R0 होगा। कितना आसान है, T डिग्री है तो RT लिखेंगे, 0 डिग्री है तो क्या लिखेंगे, R0 है। तो यहाँ पे है तो लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे अज्ञात ताप का सूत्र होगा RT बराबर होता है R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा टी होता है। तो यह सूत्र को आपको याद रखना है। RT बराबर क्या होता है, R0 1 प्लस अल्फा टी। अब इसमें अल्फा क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे जहाँ अल्फा क्या है, तो जहाँ अल्फा बराबर लिख लेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक है। क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। आपको याद रखना है कि अल्फा का नाम क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। अगला लाइन लिखेंगे अब यहाँ पर RT बराबर होगा R0 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, R0 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब R0 का गुणा जब अल्फा टी में करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे R0 अल्फा टी हो जाएगा। मतलब R0 का गुणा एक बार 1 में करेंगे, एक बार अल्फा टी में कर लेंगे। अब यहाँ लिख लेंगे या का मतलब यह होता है, इसको टोटल को बराबर दोनों पक्ष आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जब दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं तो इसको लिख सकते हैं R0 प्लस R0 अल्फा टी बराबर होगा, और यहाँ लिखेंगे RT हो जाएगा। अब R0 ये प्लस है, पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे R0 अल्फा टी बराबर हो जाएगा RT माइनस R0 हो जाएगा। अब यहाँ किसको रोक लेंगे, अल्फा को रोक लेंगे, तो किसको नीचे भेज देंगे, तो RT को क्या भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। तो अल्फा बराबर क्या बन गया, RT माइनस R0 बटा हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, R0 और ये क्या बनेगा, T हो जाएगा। तो यह किसका सूत्र आ गया, तो यह जो सूत्र आया प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र है। प्रतिरोध ताप गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा बराबर क्या गया, RT माइनस R0 बटा R0 इंटू टी। यह अल्फा का जो सूत्र बना, तो यह निगमन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब यहाँ पे जो है प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा क्या होगा, तो अब परिभाषा के बारे में समझेंगे। अब यहाँ लिखेंगे यदि, अब परिभाषा बनाना सिखाएंगे। परिभाषा कैसे बनेगा अब इसके बारे में समझेंगे। तो यदि लिखेंगे R0 बराबर होगा, और यहाँ लिखेंगे 1 ओम, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध कितना लिए हैं, तो 1 ओम लिए हैं। और यहाँ टेम्परेचर जो है T जो है ताप जो है 1 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ताप 1 डिग्री और प्रतिरोध जो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है,
1 ओम है। तो अब यहाँ जो ऊपर जो सूत्र देख रहे हैं इसी सूत्र में इसका मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो अल्फ़ा बराबर सूत्र क्या है, तो अल्फ़ा बराबर सूत्र है RT माइनस R0 बटा है और नीचे का है R0 और यहाँ T है। अब यहाँ जो मान रखेंगे तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ R0 का मान को रख लेंगे तो यहाँ जो है क्या है RT माइनस R0। तो यहाँ पर जो है R0 का मान नहीं रखेंगे, नीचे जो हर में है यहाँ पे रखा जाएगा 1 गुणे 1। अब यहाँ जो है अल्फ़ा बराबर क्या बन जाएगा, तो यह बनेगा RT माइनस R0 बटा 1 में जब 1 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ कहेंगे क्यों नहीं रखा गया, तो यहाँ पे जो है यह इसका पूरा का नाम है प्रतिरोध में वृद्धि, इसलिए यहाँ पे इसको रखा नहीं जाएगा। और यहाँ पे अगर 1 रख देंगे तो यह जो है प्रतिरोध में वृद्धि परिभाषा में दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ पे मान को आप R0 का मान 1 नहीं रखिएगा, नीचे जो है R0 का मान 1 रखेंगे। 1 में 1 का गुणा हुआ तो 1 हो गया। 1 से जब भाग कर देंगे तो यहाँ मान कितना आ जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर बनेगा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा RT माइनस R0 बटा में क्या था 1 था, तो 1 से जो है भाग कर दिए हैं, तो यह जो आ गया अल्फ़ा बराबर RT माइनस R0। अब यह जो परिभाषा यहाँ से अगर बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर, इसका नाम क्या बताया गया है, तो प्रतिरोध में वृद्धि। तो अब यहाँ से परिभाषा नोट कर लेंगे, बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे परिभाषा आपको क्या होगा याद हो जाएगा। तो अब इसका जो परिभाषा क्या होगा, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना माना गया था, तो 1 ओम माना गया था। तो यदि किसी चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम हो तो 1 डिग्री ताप कितना माना गया था, तो 1 डिग्री सेल्सियस माना गया था। तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में वृद्धि होती है। इसके प्रतिरोध में क्या हो गया है, वृद्धि होती है। उस पदार्थ को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो प्रतिरोध ताप गुणांक का जो परिभाषा बनाया गया है, तो जो माना गया था इसी से ये परिभाषा को बनाया गया है। प्रतिरोध जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना माना गया था, तो 1 ओम माना गया था। और टेम्परेचर कितना माना गया था, तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया गया था। तो प्रतिरोध में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो उसे पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो प्रतिरोध ताप गुणांक का मान लगभग कितना होता है, तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मान लगभग प्रतिरोध ताप गुणांक का मान लगभग 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कितना होता है, तो 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं जो अज्ञात प्रतिरोध था RT बराबर क्या था, R0 था, 1 था, प्लस था अल्फ़ा और क्या था T था। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे रख लेंगे 1/273। तो अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन बनेगा RT बराबर R0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस हो गया अल्फ़ा को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे 1/273 हो जाएगा। और यहाँ बगल में क्या बनेगा T हो जाएगा। तो यह किसका मान रखे हैं, तो यह मान जो है अल्फ़ा का मान है। तो अगला लाइन बनेगा यहाँ पर RT बराबर होगा R0 हो जाएगा, कोष्टक में 273 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 273 का नाम 273 का गुणा, ध्यान दीजिएगा 273 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे नहीं, पहले 273 का गुणा 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा 273 प्लस हो जाएगा और T में 1 का गुणा करेंगे तो यह T हो जाएगा। अब पूरे का बटा क्या होगा 273 हो जाएगा।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 273 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो 273 प्लस टी बटा क्या होगा, 273 हो गया। तो यह जो है 273 और ये जो ताप है सेल्सियस में, दोनों को जोड़ दें तो कितने के बराबर होता है, तो परम ताप है। परम ताप बराबर क्या होता है, 273 प्लस जो है टी, यह किसका सूत्र है, परम ताप का सूत्र होता है। तो याद रखिएगा, टी, बड़ा टी जो है इसका नाम परम ताप है, और यह जो ताप है टी डिग्री सेल्सियस पे जो है सेल्सियस पैमाना पे ताप है। तो अब यहाँ टी बराबर 273 प्लस टी है, तो इसको हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, आर टी बराबर होगा, आर जीरो हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे बड़ा टी होगा, बटा क्या हो जाएगा, 273 हो जाएगा। तो यह जो है एक नया सूत्र और बन गया अज्ञात प्रतिरोध का, और इसमें आर टी बटा 200 क्या है, 73 है। तो इस सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, अपने कॉपी में इसे नोट भी करते चल रहे होंगे। यदि नहीं नोट किए होंगे तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत सेल क्या होता है, वैद्युत सेल की परिभाषा क्या है, वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो वैद्युत सेल जो है बहुत ही आसान है कि वह उपकरण जो वैद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, वह सेल कहलाता है। तो यहाँ पर किसका परिभाषा बताना है, वैद्युत सेल का परिभाषा बताना है। तो कहेंगे वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा से, अब ध्यान देंगे वैद्युत सेल है तो इसलिए क्या लिखेंगे, रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है उसे वैद्युत सेल कहते हैं। कितना आसान है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। तो वैद्युत सेल का परिभाषा बहुत ही आसान है कि वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। या इसकी दूसरा परिभाषा भी अगर लिखना चाहते हैं तो इसका दूसरा परिभाषा होगा, सेल एक प्रकार की, यहाँ लिख लेंगे, सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखते हैं। धारा के प्रवाह को क्या करते हैं, बनाए रखा जाता है, उसे सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेल, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। तो परिभाषा एक बार और समझेंगे जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को क्या करता है, बनाए रखा जाता है, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो वैद्युत सेल के प्रकार, वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो वैद्युत सेल जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नोट कर लीजिए, वैद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम जो है प्राथमिक सेल है
और दूसरा का नाम जो है द्वितीयक सेल है। अब प्राथमिक सेल क्या होते हैं और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, तो यदि आपको प्राथमिक सेल आपको याद हो गया तो समझिए द्वितीयक सेल भी आपका परिभाषा याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको परिभाषा में चेंज रहता है। तो अब यहाँ लिखेंगे वे सेल जो पुनः चार्ज नहीं किए जाते हैं, ऐसे सेल को क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। कितना आसान है, वे सेल जो पुनः जो है चार्ज नहीं किया जाता है, ऐसे सेल को क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल कहते हैं। अब वे सेल जो पुनः चार्ज किए जाते हैं, जिसको चार्ज कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है दोनों का। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो शुष्क सेल है, लैप्लासे सेल है, मरकरी सेल है, ये क्या है, इसे पुनः जो है चार्ज नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ नोट करेंगे द्वितीयक सेल की परिभाषा। तो द्वितीयक सेल क्या है, वे सेल जो पुनः चार्ज किए जा सकते हैं, वे सेल जो पुनः क्या है, चार्ज किए जा सकते हैं, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो सीसा संचायक सेल है, क्षारी संचायक सेल है। तो ये दो सेल जो हैं क्या हैं, इसे पुनः जो है चार्ज किए जा सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे सेल की परिभाषा क्या है, वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। वैद्युत सेल दो प्रकार, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, दोनों सेल की परिभाषा आपको बताया गया, एग्जाम्पल भी समझाया गया। तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा निश्चित है याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए। तो आज का वीडियो इतना ही, तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।